ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफी जानकारियां अभी तक हम ले चुके हैं, एग्जैक्टली वैसे ही अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। ठीक है, अच्छा राइट नाउ हम लोग जो है परमानेंट मैग्नेट्स को लेकर बातचीत नहीं करेंगे। वो जो है वो एक अलग चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म, और वो आईआईटी के सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, उस चैप्टर में हम बात करेंगे। अभी राइट नाउ जो है हम लोग मेन बातचीत करना चाहेंगे जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसके बारे में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले ओएरस्टेड ने इस चीज को ऑब्जर्व किए, जो अगर एक करंट कैरिंग वायर है और उसके पास में अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल को यानी कॉम्पस को लेकर आते हैं, तो ये ऑब्जर्व किया गया है जो वो मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमारा डेविएट करता है। और साथ में ये भी ऑब्जर्व किया उन्होंने, जो अगर मैं करंट का फ्लो का डायरेक्शन को रिवर्स करता हूं तो जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो भी हमारा रिवर्स हो जाता है। यहां से ओएरस्टेड ने इन्फर किए जो एक करंट कैरिंग वायर जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ ये चीज को उन्होंने बोले द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें तीन चीज मालूम पड़ी, जो अगर एक स्टेशनरी चार्ज है यानी स्टैटिक चार्ज है, वो केवल और केवल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो हमारा क्रिएट करेगा, और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। एक मूविंग चार्ज जो है वो अपने सराउंडिंग पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जो है उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। एंड तीसरा जो है, जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, वो केवल अपने चारों तरफ सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड ही केवल और केवल उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे सबसे पहले, एंड लेट्स मूव ऑन टू फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। लेट्स सी। तो दोस्तों, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q, जो हमारा स्पेस या फिर एयर पे रखा हुआ है। ये एक नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी यानी छोटा वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड कम है, v इज मच मच लेस देन c, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो उस इंस्टेंट पे कोई एक पॉइंट है P, जो Q के रेस्पेक्ट में उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारा r वेक्टर। तो ड्यू टू Q, B vector is produced at P। P पे जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस B वेक्टर का वैल्यू होती है μ0/4π V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इंटू मॉड ऑफ R वेक्टर का होल क्यूब। यह है हमारा B वेक्टर का डेफिनेशन। सो एक मूविंग चार्ज के चलते जो B वेक्टर होता है उसका वैल्यू होता है μ0/4π इंटू V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाय मॉड ऑफ R वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट P, जो चीज हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा? तो V पे हाथ रखो, R पे क्रॉस लो, तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं जो इसका डायरेक्शन जो है वो है हमारा इनटू द प्लेन B वेक्टर। इस सिंबल का मतलब होता है, इसको मैं लिख देता हूं, ये वाला सिंबल का मतलब होता है इनटू द प्लेन
ठीक है, और ये वाला सिंबल का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। दोनों हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर जो डायरेक्शन हमारा आया है वो हमारा इनटू द प्लेन आया है। ठीक है, राइट। इस चीज के बारे में अगर हम लोग कुछ कुछ बातें और करें तो वहां पर जैसे कि एप्सिलॉन नॉट होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, यहां पर जो हमारा म्यू नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ एयर ऑब्लिक फ्री स्पेस। ठीक है, वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट बाई 4 पाई that will be equals to 10 to the power of -7 in SI units। ठीक है, राइट। अच्छा, SI यूनिट क्या होता है बी वेक्टर का? SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट of B vector is a Tesla। ठीक है, अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन होता है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स is a Weber। One Tesla is equals to 1 Weber per meter square। 1 Tesla equals to 1 Weber per meter square। ठीक है, अच्छा, अदर कॉमन यूनिट इज गॉस। Another common unit is Gauss। टेस्ला जो है वो काफी बड़ा यूनिट है, सो 1 टेस्ला is equals to 10 to the power of 4 Gauss। ओके, अरे दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डिफाइन किए थे फॉर डिफरेंट मीडियम्स, यहां पर भी मीडियम का इफेक्ट तो हमारा पड़ता ही है। ठीक है, सो जनरल अगर हम बात करें परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, और म्यू बाई म्यू नॉट दैट इज कॉल्ड म्यू आर, दैट इज द रिलेटिव परमियाबिलिटी। ठीक है, that is the relative permeability। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान दो, जो हमारा B वेक्टर नेट पे आ जाएगा that will be simply equals to mu naught mu r by 4 pi V vector cross R vector by mod of R vector का होल क्यूब। ठीक है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर ध्यान दिया जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹।
और म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू हो गया है 10 to the power of -7। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी 9 into 10 to the power 16। सो यहां से मैं लिख सकता हूं जो 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। अच्छा, बाय द वे, जो हमारा पॉइंट P है वहां पर जो हमारा चार्ज Q है वो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अच्छा, E वेक्टर कितना हो जाएगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। सॉरी, मैंने Q तो लिखना ही भूल गया था, पागल हो गया हूं। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी। ठीक है, Q इंटू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन राइट। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय Q एट द पॉइंट P। तो अगर हम ध्यान दें तो V वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हमारे पास आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R वेक्टर का होल क्यूब। अच्छा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ जाएगा, दैट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू Q V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर मॉड ऑफ R क्यूब होल इंटू सी स्क्वायर। एंड इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज माई B वेक्टर। तो एक चार्ज पार्टिकल Q के कारण जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इन दोनों पे डायरेक्टली एक रिलेशन आ गया है, प्रोवाइडेड हमारा वेलोसिटी जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। रिलेटिविटी का इफेक्ट को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो V वेक्टर क्रॉस E वेक्टर बाय C स्क्वायर। That is the magnetic field that is produced by a moving charge. So B vector is the produced magnetic field and E vector is the produced electric field. इन दोनों पे जो हमारा रिलेशन है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, ऑब्वियस बात है, V क्योंकि काफी छोटा है तो हम साफ साफ देख सकते हैं एक चीज, जो हमारा B वेक्टर होता है, जो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज B वेक्टर इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू E वेक्टर। यानी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इज very very negligible as correspond to its electric field। ठीक है, और उस कारण पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमारा चार्ज मूव भी कर रहा था तो तब हमने मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग कोई बातचीत नहीं किए थे, क्योंकि चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट को एज वेल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट को हम प्रैक्टिकली हमेशा ही नजरअंदाज कर सकते हैं। तो एक बेसिक बात जो है वो यहां पर हमें समझ में आ गया है, और अब हम लोग इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाना चाहेंगे, दैट इज द
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। लेट्स सी। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जो लॉ है दैट इज द बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो ये कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो है हमारा आई। यहां पर मैंने एक का बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ठीक है, और ये जो हमारा डीएल जो मैं रिप्रेजेंट किया हूं, ये वाला चीज को हम बोलते हैं आई इंटू डीएल। इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा छोटा सा करंट एलिमेंट है, यहां पर एक पॉइंट है P। ये पॉइंट P पर ये करंट एलिमेंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अ डीबी। बहुत छोटा सा हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज माई डीबी। तो जो जो ऑब्जर्वेशन था वो ये है, जो अगर ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। बाय द वे डीएल वेक्टर जो होगा वो वायर का टेंजेंशियल होगा, और टेंजेंशियल अपर टेंजेंट होगा या लोअर टेंजेंट होगा, वो गवर्न करेगा करंट का डायरेक्शन। करंट ऊपर जा रहा है तो ये मेरा अपर टेंजेंट है, और अगर करंट नीचे आता तो मैं ऐसे लोअर टेंजेंट जो है वो मैं यहां पर ड्रॉ करता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज अ डीबी। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया है? दैट डीबी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा ऑब्जर्व किया गया है, जो dB is a directly proportional to the length of the current element dl. dB is a directly proportional to 1 by r square. And दूसरा last, dB is a directly proportional to sin theta. dB is directly proportional to sin theta. तो इन चारों को कंबाइन करते हुए मेरे पास ये आता है, जो dB जो है that is directly proportional to IDL by IDL sin theta by r square. ये था इनिशियल फॉर्मेट ऑफ द बायो-सैवर्ट्स लॉ। एंड फाइनली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लेकर लोग एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करते हुए ये मिला, जो हमारा dB का वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये दिस इज फॉर द एयर ऑब्लिक फ्री स्पेस। बाकी दूसरे मीडियम पे जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अरे बाय द वे वहां पर भी मैंने बोला नहीं था, और यहां पर भी सुन लो, जहां पे वहां पर एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होता है, यहां पर जो हमारा म्यू आर होता है उसका वैल्यू 1 से छोटा, 1 से बड़ा, या 1 से बहुत बड़ा, कुछ भी हो सकता है। वो हमारा मीडियम पर डिपेंड करता है। नाम सुने होंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारे डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में वहां पर बात हो रही है, उसको हम लोग एक बार के लिए छोड़ देते हैं। तो डीबी जो है वो बायो-सैवर्ट्स लॉ से हमारे पास ये आ गया है। तो दिस इज द बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, अच्छा, ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह ये भी हमारा एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं
राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो क्या बोलता है इस पे, जो ग्रास्प द कंडक्टर, grasp the conductor by palm of right hand। सबसे पहले कंडक्टर को राइट हैंड के पंप पे पकड़ो। ठीक है, पंप के ऊपर रखो उस कंडक्टर को, ऐसे रखा जाए वायर को। थंब जो है दैट मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी मैं यहां पर इसको राइट हैंड थंब पे इस तरीके से रखूंगा। थंब मस्ट पॉइंट अलोंग आई, यानी बेसिकली थंब को डीएल वेक्टर के डायरेक्शन पे रखो। ठीक है, तो इन दिस केस the direction of curl of fingers give direction of B vector। अब इस पोजीशन पे फिंगर्स को कर्ल करो, तो जब मैं कर्ल करूंगा तो इसके लेफ्ट की तरफ कोई भी पॉइंट होगा, अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हमारा फिंगर बाहर की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। ध्यान दो, लेफ्ट की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है फिंगर्स, और राइट की तरफ जो है वो हमारा अंदर की तरफ घुस रहा है, यानी यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा इस तरीके से होने वाला है। सो दिस इज रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अच्छा, वेक्टोरियली अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये थोड़ा बहुत हमें मूविंग चार्ज की तरह ही लग रहा है। तो बी वेक्टर, सॉरी डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब। सो दिस इज माय डीबी वेक्टर इन द वेक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, बाय द वे एक चीज ध्यान दो, ये हमारा करंट करेंग जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसी की तरह सेम है। ध्यान दो, डीएल को मैं लिख सकता हूं v इंटू डी टी। ठीक है, एंड आई इंटू डी टी कैन बी रिटन एज डी क्यू। तो ध्यान दो, आई और डी टी को बाहर कर दो तो डी क्यू इंटू वी क्रॉस आर बाई मॉड ऑफ आर क्यूब आ गया है, उसको इंटीग्रेट कर दो तो वहां पे वही वाला बी वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास यहां पर भी आ जाएगा। सो दिस इज माई डीबी वेक्टर फॉर अ करंट कैरिंग एलिमेंट। डायरेक्शन किस तरीके से देखना है वो हमें यहां पर समझ में आ गया होगा। ओके ओके दोस्तों, नाउ फॉर जनरल मीडियम, अगर जनरल मीडियम है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, जो हमारा डीबी वेक्टर होगा दैट विल बी म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। अच्छा, ये क्यूब के इनवर्स के साथ प्रोपोर्शनल नहीं है, ध्यान देना,
जब dl क्रॉस r लिखूंगा तो dl इंटू r इंटू साइन थीटा लिखूंगा, वो एक r जो है वो नीचे का एक क्यूब को काटेगा, ठीक है ना, आर स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ये और ये बेसिकली हमारा सेम ही चीज है, उस बात पर हमें ध्यान देना है। अच्छा, सो फार सो गुड। फॉर डायरेक्शन हम यूज नहीं करते हैं, फॉर डायरेक्शन वी कैन ऑल्सो यूज राइट हैंड palm rule। ठीक है, इस पर क्या बोलता है राइट हैंड palm रूल पे? स्ट्रेच द palm ऑफ राइट हैंड कीपिंग द फिंगर स्ट्रेट। कीप द स्ट्रेच द fingers of right hand keeping them straight। ठीक है, put the thumb in the direction of eye। ठीक है, and fingers along the point P। So let's see, ये मैंने रखा, तो ये आई के अलोंग मैंने थंब को पॉइंट आउट किया ऊपर की तरफ, और बाकी फिंगर्स जो है वो मुझे दिखा रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट पी, इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, दी direction of area vector of palm gives me the direction of बी वेक्टर। तो किस तरीके, इधर पे अगर पॉइंट है तो मुझे किस तरीके से रखना पड़ा था, ऊपर, और पम जो है वो ध्यान दो मेरा बोर्ड की तरफ जा रहा है, तो एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर है। वहीं पे अगर मेरा इस तरफ पॉइंट होता तो मैं इस तरीके से रखता। पम का जो एरिया वेक्टर है वो तुम लोग की तरफ आ रहा है, यानी प्लेन के बाहर आ रहा है। दिस इज द राइट हैंड पम रूल। अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, बट कोई ज्यादा फायदा या नुकसान नहीं है। दोनों रूल आइडेंटिकल है, दोनों में से किसी एक के साथ यूज्ड टू हो जाओ तो ही हमारा काम जो है वो हमारा निकल जाएगा। अब जो है नाउ वी मूव ऑन टू बी वेक्टर ड्यू टू अ स्ट्रेट current carrying wire। B vector due to a straight current carrying wire। ओके, तो हमारे पास यहां पर मान लो कोई एक का करंट कैरिंग वायर है, जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है आई। पॉइंट पी जो है वो यहां पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ एल,
और अब जो है इसका दोनों एंड पॉइंट इस तरफ एंगल बना रहा है अल्फा, इस तरफ एंगल बना रहा है बीटा। तो फाइंड बी वेक्टर at P. We have to find the B vector at point P. Okay, तो किस तरीके से होगा? तो ये वाला जो पॉइंट है, यहां से मैंने x दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऑफ लेंथ dx. So this is my dl vector. और यहां से जो इसका दूरी है वो है मान लो r. ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल जो है सपोज करो ये हमारा है थीटा, राइट। अच्छा, क्लियरली सी इफ दिस इज थीटा देन दिस एंगल विल बी नथिंग बट 90 डिग्री प्लस थीटा। यानी ये जो 90 डिग्री प्लस थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ऑब्वियसली बात है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये 90 है तो ये 90 प्लस थीटा है। सो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान दें जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, अच्छा डायरेक्शन सिंपल इसको करके अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो डायरेक्शन तो सिंपली हमारा इस पॉइंट पे अंदर की तरफ आ रहा है। ध्यान दो, होल्ड करो, इसे कर्ल करो, अंदर की तरफ आ रहा है तो यहां पर हमारा बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी होगा तो यहां पर हमारा बाहर की तरफ होगा। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास है dB, दैट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू dx साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं, राइट। सो अब x जो है दैट इज इक्वल्स टू r tan थीटा। सॉरी क्या लिख रहा हूं, x जो है वो हमारा क्या है, ध्यान दो, x इज सिंपली इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है, राइट। और बेसिकली हम लिख सकते हैं जो r जो है दैट इज माई x cosec थीटा। ठीक है, r जो है उसको मैं सिंपली लिख सकता हूं x cosec थीटा। सो dv का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, लेट्स सी। तो दैट इज माई म्यू नॉट I बाई 4 पाई, उसके बाद dx, दिस इज माई cos थीटा। ठीक है, एंड दिस इज माई ये वाला पॉइंट जब मैंने लिखा उसके बाद काट देना, ये वाला पॉइंट जहां पे लिखा उसके बाद काट देना। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स सी, यहां पर ध्यान दो, ये है हमारा L, तो सब कुछ को मैं थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो हमारे पास x जो आ जाएगा दैट विल बी माई सिंपली L tan थीटा, और r जो आ जाएगा दैट विल बी L sec थीटा। दैट इज सिंपली वी कैन राइट। अच्छा, अगर x जो है वो L tan थीटा है तो मुझे dx चाहिए होगा, तो dx विल बी L
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो डीबी जो आ जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। dx जो आ गया है दैट इज माई एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज अ कॉस थीटा and this can be written as L square sec square theta. This can be written as L square sec square theta. तो सिंपली यहां पर अब कट कर दो तो dB जो हमारे पास आ जाएगा that will be mu naught I by 4 pi L into क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारे पास डीबी आ जाएगा। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। और इंटीग्रेशन का लिमिट अगर हम चेक करें तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास ऊपर का लिमिट जो है वो है हमारा अल्फा और नीचे का लिमिट यहां पे हमें लेना है माइनस बीटा, क्योंकि ध्यान देना हम थीटा को ऊपर से मेजर किए हैं। तो माइनस बीटा टू अल्फा। कॉस थीटा का सिंपल इंटीग्रेशन है साइन थीटा। तो बी हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एल साइन थीटा। तो b की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहां पर हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना है और डायरेक्शन जैसे हमने पहले बात किए हैं दैट विल बी इनटू द पेपर इन दिस डायरेक्शन। होल्ड इट, ये अंदर जाएगा और इस तरफ होगा तो बाहर की तरफ होने वाला है। अरे बाय द वे डायरेक्शन को अगर हम देख ले तो ये अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई भी जनरल अगर हम अल्फा और बीटा को अगर फिक्स कर लेते हैं तो इन दैट केस हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके का कोएक्सियल्स सर्कल बनने वाले हैं। और डायरेक्शन में अगर हम ध्यान दें इस तरफ बोर्ड के अंदर घुसेगा और इस तरफ बोर्ड के बाहर आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो वी विल गेट ए कोएक्सियल सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये हमारा बी हो गया है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग थोड़ा स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। अच्छा यहां पर जो है फील्ड जो है वो हर y के वेरिएशन के कारण बदलेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा पे बदलाव आने वाला है। ठीक है ना, यहां पर जो हमारा डिस्टेंस r पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर डिस्टेंस r पे सेम मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाला है। तो स्पेशल केसेस के अंदर सबसे पहला जो है वो है हमारा इनफाइनाइट वायर। सो इनफाइनाइट वायर के लिए क्या है, ये है हमारा इनफाइनाइट वायर। पॉइंट P जो है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ L है। तो सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट वायर के लिए अगर मैं देखूं
तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस पे पुट कर दो 1 + 1 दैट विल बी 2। तो बी सिंपली हमारे पास आ जाएगा μ0I/2πL। अगेन इस तरफ अंदर, इस तरफ जो है वो हमारा बाहर। अच्छा यहां पर जो है इनफाइनाइट है, इस कारण पे वायर के अलोंग जो है कोई वेरिएशन नहीं होने वाला है। वायर के अलोंग जो है यहां पर कोई भी वेरिएशन हमें नहीं मिलने वाला है। दूसरा जो है वो है सेमी इनफाइनाइट वायर। अच्छा सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए अगर मैं देखूं, मैं यहां पर एंड पॉइंट पर हूं P, ये हमारा इंफिनिटी है, यहां पर है हमारा I, ठीक है। सो यहां पर जो हमारा अल्फा होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा, बट बीटा हमारा 0 डिग्री होगा। तो B का वैल्यू आएगा सिंपली, ये भी हमें याद रखना है, μ0I/4πL। डायरेक्शन तो सिंपली इसी तरफ होने वाला है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होने वाला है। अच्छा थर्ड वाला केस एक बार ध्यान दो, यहां पे अक्सर हमसे गलती हो जाती है। यह है हमारा करंट कैरिंग वायर, पॉइंट P जो है वो हमारा यहां पर है, मान लो ये है हमारा L और ये दूसरी तरफ यहां पर है। सो दिस इज माई अल्फा, सॉरी बीटा, और यहां पर है मेरा अल्फा। अच्छा गौर से ध्यान देना, यहां पर ये फॉर्मूला लगाने के पहले यहां पर जो लिमिट पुट होता वो बीटा टू अल्फा पुट होता, ना कि -β टू अल्फा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यानी ये वाले फॉर्मूले में बीटा की जगह पर -β पुट कर दो, तो बीटा बी यहां पर जो आएगा दैट विल बी μ0I/4πL sin अल्फा माइनस साइन बीटा। इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर इस तरीके से है वायर, यानी दोनों हमारा सेम एक ही तरफ है हमारा दोनों एंड पॉइंट, तो हमें यहां पर बीच पे माइनस आएगा, ना कि हमारा प्लस आएगा। एंड लास्ट, वायर एम्स पॉइंट P, यानी क्या है, ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, पॉइंट P या तो यहां पर है या तो यहां पर है, यानी 0 डिग्री या 180 डिग्री पे है। तो इन दैट केस हमारा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। वो तो देखने का नजरिया है तुम कैसे कर रहे हो, कुछ तरफ है। तो यहां पर अल्फा और बीटा दोनों हमारा 0 डिग्री या 180 डिग्री है। तो ध्यान देना, यहां पर जो हमारा B आएगा वो हमारा सिंपली 0 आएगा। तो अगर कोई वायर डायरेक्टली कोई पॉइंट P को एम करता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो कोई भी कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं देने वाला है। तो बेसिक लेवल पे स्ट्रेट वायर का जितने भी केसेस बन सकता है वो मैं यहां पर डिस्कस कर दिया हूं, और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग की ओर आगे बढ़ते हैं।
लेट्स सी।